तो हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम रदरफोर्ड स्कार्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है और जो नीट 2026 में सवाल पूछा गया है री नीट के केस में, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सबसे पहले तो अपन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ग्रीगर और जो अपने मार्स्टन थे, इन्होंने मिलकर दिया था। इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो रदरफोर्ड ने किया था। इनके एक्सपेरिमेंट में आखिर हुआ क्या, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट यानी उनकी बौछार करवाई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोर्स ऑफ पार्टिकल्स लिए और यूनिफॉर्म डायरेक्शन में इन्होंने क्या करवाया, अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार करवाई। जब सामने उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल रखी ताकि ये उस पे जाएंगे, उससे टकराएंगे और डेविएट होंगे। बस इनका ये ऑब्जर्वेशन था। कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि जो अधिकांश या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो लगभग सीधे जा रहे थे। बहुत कम ही थे जो कहीं ना कहीं 180 से डेविएट हो रहे थे। 20,000 में से आपके पास कोई एक ही अल्फा पार्टिकल था जो कहीं ना कहीं वापस 180 से फिर से डेविएट हो गया था। ठीक है। फिर इन्होंने जो देखा कि इन्होंने डिटेक्टर के लिए स्क्रीन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को यूज़ किया ताकि जो डिटेक्टर के यूज में जो चमक है वो पता लगा सके और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनका उनको आइडिया हो जाए। तो आखिर उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, रदरफोर्ड ने क्या देखा, इन सब बातों को हम मिलान करके बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कहीं ना कहीं अपने पास से सीधे निकल गए। पॉइंट नंबर 1। कारण क्यों था? कारण ये था कि जो न्यूक्लियस था वो एटम के बिल्कुल सेंटर में लोकेलाइज था। इसलिए कहीं ना कहीं जो अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल्स वो कम डेविएट और डायरेक्ट निकल गए। कुछ ही अल्फ़ा कोण थे जो कहीं ना कहीं बहुत कम डेविएट हुए। और मैं बता देता हूँ, 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा कोण था जो 180 से डेविएट हुआ। क्योंकि जो न्यूक्लियस है, ये लाइक ये एटम है तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, तो मैक्सिमम तो सीधे जाएंगे, कुछ ही होंगे और उनमें से मिनिमम था वो 180 से वापस डेविएट हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा, इनका खास ऑब्जर्वेशन था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। हमने क्या देखा कि जो थीटा बढ़ रहा है ना, 180 वाले तो बहुत ही कम है अल्फा पार्टिकल्स, मतलब थीटा बढ़ रहा है तो उसके साथ क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का रिलेशन है, जो कि एक हाइपरबोला का केस होता है। और हाइपरबोला के केस में अपन ग्राफ जानते हैं। और ये आपका जो री नीट था ना, उसका जो सवाल बना वो कहीं ना कहीं यही था। डायरेक्ट कंसेप्चुअल सवाल तो देखो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने डायरेक्ट अपने पास एक्सपेरिमेंट बेस्ड सवाल पूछ लिया। अब इसी को थोड़ा और घुमा सकता था, इस फॉर्मूले को ये यूज करवा लिया आपसे कि जो नंबर ऑफ डेविएशन है एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं आगे यूज कर सकता है। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, अब अपन सोने की थिकनेस की बात कर लेते हैं भाई। गोल्ड फॉइल की अगर थिकनेस बढ़ाई जाती है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उन पर क्या असर पड़ता है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अपन जब बढ़ाएंगे ना, तो जो गोल्ड के निकले हैं उनके नंबर भी बढ़ जाएंगे। उनके नंबर बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से जो रिपल्सन होने के चांस बढ़ेंगे। इसलिए जो एन प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जो डेविएशन का चांस होगा वो बढ़ेगा। इसलिए एन प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो डेविएशन होगा वो कहना है कि अपने पास थिकनेस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ गोल्ड निकले जाते हैं, रिपल्सन ज़्यादा है इसलिए नंबर ऑफ डेविएशन ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट क्या प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बनता है, ये सवाल बन सकता है। और देखो ए सिंपल सा कंडीशन, ये फोर्स कौन सा है, कौन सा संरक्षी बल है या कौन सा बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो इसमें डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। और इसमें अपने पास पूछा जाए कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, ऑब्वियसली जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस आ रहा है तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे जाके वापस लौट के आ रहा है अपने पाथ पे, मतलब कहीं ना कहीं वो गया है और रेस्ट में आया है, मतलब v = 0 हुआ देन वापस डेविएट हुआ 180 डिग्री से। तो इसमें जो v = 0 होने में ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है कहीं ना कहीं इसकी, यही इसकी आर मिनिमम है। और ये कब फाइंड आउट करेंगे अपन, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। क्योंकि हमें पता है इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं फाइनल की इसकी पोटेंशियल एनर्जी में पूरी चेंज होगी। पोटेंशियल क्या होती है, KQ1Q2/R होती है। इसको अपन ने यूज किया और अपने पास जो फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो कहीं ना कहीं ये मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। इस पर या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस कुछ सवाल बना ले
या इसमें वेरिएबल फैक्टर क्या है वो देख लो आप। जेड एटॉमिक नंबर वेरिएबल फैक्टर है। के यानी मीडियम पे डिपेंडेंसी है। मास वेरिएबल हो सकता है स्पीड, मतलब स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ना वो उतना ज़्यादा पास जाकर रुकेगा। मतलब देखो वी ज़्यादा होगा ना तो आर मिनिमम होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा पास जाकर रुकेगा। और ये इस तरीके से आप सोच भी सकते हो। और बाकी देखो अपने पास फॉर्मूला तो एटलीस्ट डिराइव करना आपको आना ही चाहिए, याद नहीं कर सकते तो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है संघट्ट प्राचल की बात कर लेते हैं। तो अभी अपन संघट्ट प्राचल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले तो इसकी जो नेमिंग है वो काफ़ी यूनिक है। आपको ये नाम देख के भी कंफ्यूज कर देगा अगर आपको कोई आइडिया नहीं है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। संघट्ट प्राचल क्या है। देखो ये जब न्यूक्लियस है ना तो उस न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली किसी पाथ पे आएगा। मान लो ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2। इधर देखो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस पे आ रहा है। ये मान लो अल्फ़ा 1 आ रहा है, अल्फ़ा 2 आ रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इस अल्फ़ा पार्टिकल की न्यूक्लियस से, वो कहीं ना कहीं बी है। मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल जितना दूर से गुजरेगा न्यूक्लियस से तो बी की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सा फंडा ये है। बी की वैल्यू अपने को दिख रहा है अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में ये डेविएशन होता है वो कम करता है। बिल्कुल बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेविएशन कम होगा। और इसी पॉइंट पर ध्यान रखते हैं, हम जानते हैं अगर वो बी की वैल्यू जीरो होगी मतलब जस्ट डायरेक्ट न्यूक्लियस के सामने से गुजरेगा तो ये कहने के 180 डेविएट होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ थीटा 180। मतलब बी और थीटा की देखो डिपेंडेंसी क्या है वो देखो। पहले तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे अपन डायरेक्ट इसको ध्यान रखो बी की थीटा पे डिपेंडेंसी क्या है कि बी है वो कोट थीटा के है प्रोपोर्शनल है। आखिर अब कोट थीटा के प्रोपोर्शनल होने से हुआ क्या कि कोट देखो बी क्या है, कोट के तो क्या है प्रोपोर्शनल है। एंड जो टेन है टेन के इन्वर्स है, टेन के अपने पास इन्वर्स है। तो अब होगा क्या बताओ। तो टेन के इन्वर्स है तो ऑब्वियसली जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे थीटा 180 चला गया तो ओबियस 10 की वैल्यू बढ़ेगी। अगर 10 की वैल्यू बढ़ती है तो बी की वैल्यू डाउन जाएगी ही डाउन जाएगी। और की तो बता रहा हूँ मैं आपको कि जब बी की वैल्यू जीरो है मिनिमम है तब थीटा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यही वास्तव में इसका कोर कंसेप्ट है। तो दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहले तो आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, बी का थीटा पे डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए। और फिर आप कहीं ना कहीं इस साल को कर सकते हो। आने वाले आई थिंक ये नीट 2027 में आपको मिल सकता है। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।